Hello everyone. So in the previous video, I have discussed the three operating systems which were batch operating system, real-time operating system and the time sharing or multitasking operating system. In this video, we will cover the other three more operating systems like multiprocessor operating system. First one is so basically, what is the concept of multiprocessor ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुत सारे प्रोसेसर्स होंगे। प्रोसेसर्स अब वो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी एक कॉमन चीज़ें चाहिए होंगी जिससे वो कनेक्टेड रह सकें। सो वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है? एक तो मेमोरी, कंप्यूटर बस के थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं। क्लॉक्स एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंटर है तो अगर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस केस में आप सिंगल प्रिंटर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि इंक्रीज़ हो सके आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा सीपीयूज़ होंगे, जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी काम करने की, आपकी प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करने की वो स्पीड इंक्रीज़ होगी, राइट। एंड कंज्यूम हाई कंप्यूटिंग पावर मीन्स कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। जब कोई भी आपकी जॉब जो है फिनिश होती है तो सारे सीपीयूज़ मतलब जितने भी आपके प्रोसेसर्स कनेक्टेड हैं उन सभी का डेटा कंपाइल होता है एक आउटपुट देने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा कोई आपका प्रोसेस है जिसका कुछ पार्ट एक प्रोसेसर कर रहा है, कुछ पार्ट एक प्रोसेसर कर रहा है। जब सभी अपने अपने टास्क कर लेते हैं उसके बाद उन सभी का रिज़ल्ट कंपाइल होता है एक जगह पे एंड देन वो फाइनल आउटपुट दिया जाता है यूज़र को। अब ये सारा कंपाइल होके रिज़ल्ट जो स्टोर होता है वो सब काम कहाँ पे होता है? आपका मेन मेमोरी में। क्योंकि जितने भी आपके सीपीयूज़, जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो क्या है, मेमोरी उनकी शेयर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक फ़ाइल अपडेट हो रही है सीपीयू 1 के थ्रू तो वो अपडेशन सीपीयू 2 को पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से इसमें मेमोरी जो है वो क्या होती है, आपकी शेयर्ड रहती है। बाकी सभी चीज़ें जैसे आपके आईओ प्रोसेसर्स हैं, आपका इनपुट आउटपुट यूनिट है, वो भी शेयर्ड रहता है, राइट। अब आपके जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके सेपरेट सेपरेट उनके पास कॉपी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो अपने डिसीज़न खुद से लेते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई काम दिया जाता है। इट्स लाइक कि अगर आप कोई भी नया टास्क आया तो जो भी आपका प्रोसेसर फ्री है या जिसके ऊपर बर्डन कम है उसको वो टास्क अपने आप ही अलॉट हो जाएगा, उसको वो परफॉर्म करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि उनको काम डिवाइड कर रहा है, नहीं। जो भी नया टास्क आएगा जिस भी प्रोसेसर, वो किसी भी प्रोसेसर को अलॉट हो सकता है जिसके पास बर्डन कम हो। नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर। एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर जो है वो आपका मेनली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप पे काम करता है। इसमें क्या होगा, आपके बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, उनमें से किसी एक को एक रिप्रेजेंट करेगा खुद को एज अ मास्टर, वो डेडिकेटेड होगा, राइट। उसका काम क्या है, सभी को जॉब देना, क्या टास्क कौन सा प्रोसेसर करेगा। जैसे कि डायग्राम में देखो, एक सीपीयू है जो कि आपका मास्टर या सुपरवाइज़र का काम करेगा। उसका काम क्या है कि जो बाकी के अदर सीपीयूज़ हैं, अदर प्रोसेसर्स हैं, उनको उनकी जॉब देना। जैसे कि अगर एक सीपीयू आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डेडिकेटेड है, एक सीपीयू आपका ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ प्रोसेसिंग होनी है उससे रिलेटेड डेडिकेटेड है, और एक है आपका मल्टीमीडिया जॉब से रिलेटेड। तो आपका एक ही टाइम पर जो भी आपकी टास्क आएंगे वो सीपीयू 1 का काम होगा उसे उसके पर्टिकुलर प्रोसेसर तक भेजने का और उस प्रोसेसर को अलॉट करने का कि आप यही टास्क करेंगे,
राइट तो ये होता है आपका एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स आपका एक एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट क्या है आपकी कि आपकी कितनी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही है पर यूनिट टाइम में, नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, वो आपका बढ़ जाता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपके प्रोसेसर्स मल्टीपल हैं, दैट मीन्स आपके मल्टीपल प्रोसेसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं एक ही टाइम पे, तो इसकी वजह से आपका थ्रूपुट बढ़ जाता है। सेकेंड, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम पे रन हो रहे हैं। अगर यही काम कोई सिंगल प्रोसेसर करता तो टाइम ज़्यादा लगता, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत होती, लेकिन क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं एक ही टाइम पे तो लॉन्ग रन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूसेज जो है इसकी वो कम होती है। नेक्स्ट, हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस अपना काम शेयर कर रहे हैं, जो भी उन्होंने वर्क किया है कोलैबोरेशन में हो रहा है, तो उस वजह से ये सिस्टम्स जो है वो रिलायबल होते हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है। लास्ट है मोर इकोनॉमिक। लॉन्ग रन का अगर हम सोचें, वैसे तो ऑब्वियसली आप एक प्रोसेसर लोगे तो आपको कम कॉस्ट पड़ेगी, आप ज़्यादा लोगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने होंगे, लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में ये हमें चीपर पड़ता है। जितना काम ये करके देता है हमें, उतना सिंगल प्रोसेसर अगर सिस्टम हम लें तो वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो उस बेसिस पे ये इकोनॉमिक ज़्यादा है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें जो काम है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो उनका काम मतलब अगर एक टास्क का कोई रिज़ल्ट है वो दूसरे को चाहिए तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। शेयर्ड रिसोर्सेज है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी रिक्वायर्ड, वो ज़्यादा है क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे उतनी ज़्यादा उनको मेमोरी स्पेस चाहिए होगा रन करने के लिए अपना टास्क। नेक्स्ट, डेडलॉक। डेडलॉक का क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस ने सपोज़ कोई प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर CPU 1 पे अलॉट हो रखा है और CPU 1 ने प्रिंटर को होल्ड किया हुआ है, तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता कोई और जो प्रोसेसर है वो उस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है, डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, इसको हम डेडलॉक बोलते हैं। लास्ट है एक्सपेंसिव। लॉन्ग रन की बात ना करें तो एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रोसेसर आपका मल्टी प्रोसेसर एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आई गेस आपको मल्टी प्रोसेसर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूज़र सिस्टम। मल्टी यूज़र सिस्टम नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें आपके सेवरल यूज़र्स होते हैं जो कि सिंगल सिस्टम को एक्सेस करते हैं एक ही टाइम पे, उन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, सबसे पहली चीज़। देन आपके डिफरेंट यूज़र्स अलग अलग टर्मिनल पे बैठ के आपके एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। जैसे कि अगर आप अपने लैब्स वगैरह में, कंप्यूटर लैब्स में देखें तो वहाँ पे जनरली जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं लैन के थ्रू, तो वो मल्टी यूज़र सिस्टम्स हो गए, और उसके थ्रू वो आपके बाकी के रिसोर्सेज भी कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क से, प्रिंटर वगैरह। तो आपका लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000 ये सारे आपके मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं। यूज़र एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिट होना है तो एडिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसी टाइम पे एडिट करते के साथ साथ पीछे से बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो एक ही टाइम पे 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, राइट। रिसोर्स शेयरिंग बहुत अच्छी हो जाती है मल्टी यूज़र के केस में। क्यों? क्योंकि जो डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, वो भी आपके नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। दैट मीन्स मल्टीपल यूज़र्स जो है उस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पर, जिसकी वजह से हमें हर एक यूज़र के लिए उस पर्टिकुलर रिसोर्स को डेडिकेटेड नहीं चाहिए होता वो पर्टिकुलर रिसोर्स। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहली एडवांटेज है डेटा जो है वो शेयर्ड होता है। अब ये एडवांटेज कैसे है? क्योंकि
अगर यूज़र्स काम कर रहे हैं तो वो अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका किसके थ्रू होता है, मल्टी यूज़र के थ्रू। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स शेयर्ड, रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे हैं। जिस तरीके से डेटा शेयर हो रहा है नेटवर्क पे, उसी तरीके से रिसोर्सेज भी शेयर्ड हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर का एग्जांपल लिया था। थर्ड वन इज़, जब एक कंप्यूटर, किसी भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर अगर फॉल्टी हो गया है तो बाकी के कंप्यूटर्स नेटवर्क पे स्टिल वर्क करेंगे, बाकी के यूज़र्स स्टिल काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस। सबसे पहली है कि एक्सपेंसिव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एक पूरा सेटअप तैयार करना होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, राइट। आपको हर चीज़ उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना, डिफरेंट ये सब आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। सेकंड, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। जब मल्टीपल यूज़र आपका लॉग मतलब स्टार्ट करेंगे कोई काम सेम सिस्टम पे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सिस्टम की स्पीड पर फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। कभी कभी जो डेटा शेयर हो रहा है, जो इसकी एडवांटेज भी है, वो डेंजरस भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट डेटा जो है, एक पर्टिकुलर यूज़र की जो प्राइवेसी है, जो प्राइवेट डेटा है, वो भी शेयर्ड हो जाता है। लास्ट, अगर नेटवर्क में किसी भी एक कंप्यूटर में वायरस अटैक हुआ तो आपके बाकी के जो नेटवर्क से, उसी नेटवर्क से जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स हैं, उन पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, उन पे भी वो वायरस अटैक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी नेटवर्क से जुड़ने की वायरस के केस में। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे तो इसकी एक एडवांटेज है, जिस एडवांटेज को हम बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक सिस्टम फेल भी हो गया तो बाकी सारे सिस्टम हॉल्ट नहीं करेंगे। इस एबिलिटी को टू कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट हार्डवेयर फेलियर इज़ नोन एज ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। एक कंप्यूटर अगर फेल हो गया है तो बाकी के सारे प्रोसेसर्स जो है वो स्टिल काम करेंगे, सिर्फ एक वही जॉब नहीं हो पाएगी। अगर सपोज मैथमेटिकल जॉब वाला सीपीयू जो है वो फॉल्टी हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि ग्राफिकल जॉब और मल्टीमीडिया जॉब रन नहीं करेगी, वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते रहेंगे। इस चीज़ को, इस एबिलिटी को बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था। लास्ट, in this video we will discuss about multi-programming operating system. Multi-programming operating system, as the name suggests, it may run many program on a single processor machine. सिंगल प्रोसेसर मशीन में बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे रन हो रहे हैं, दैट मीन्स वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, आपका सीपीयू टाइम जो है वो शेयर होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपकी जॉब 1 है, जॉब 1 ने सीपीयू के पास गया, जॉब 1 को सपोज 3 नैनो सेकेंड्स के लिए सीपीयू चाहिए था, उसने अपना 3 नैनो सेकेंड वाला काम कंप्लीट किया। देन उसको कोई आईओ रिक्वेस्ट थी, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना था, तो वो आईओ के यूनिट के पास चला गया। अब उस टाइम पर आपका जो सीपीयू आइडल रहता है जनरली, वो क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में आपकी नेक्स्ट जॉब रन हो जाएगी, राइट। और जब ये वाला आईओ का काम कंप्लीट होगा J1 का, वो टोटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो मेमोरी से हट जाएगा। इस तरीके से ये मेन कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब कि एक जॉब ऑलरेडी अपना एग्जीक्यूशन कर रही है, दूसरी जॉब एंटर हो सकती है स्टिल। तो इस केस में आपका सीपीयू जो है वो आइडल कम नहीं रहता है। तो इसकी ये एक एडवांटेज है कि सीपीयू नेवर बिकम्स आइडल। क्यों? क्योंकि एक जॉब अगर सीपीयू को छोड़ रही है तो उसी टाइम पे दूसरी जॉब एंटर हो जाएगी, चाहे वो जॉब फर्स्ट जॉब पूरी तरह से कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो। सेकंड, सिस्टम लुक्स फास्टर। क्यों? क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, आपको रिस्पॉन्सेज जल्दी मिलते हैं। एक जॉब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन सेकंड जॉब एंटर कर गई है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स यूज़र को रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। थर्ड, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज हो गए, मेमोरी रिसोर्स हो गया, आपका सीपीयू भी एक रिसोर्स है, आपके प्रिंट, मतलब ये सभी आपके रिसोर्सेज हैं। तो आप उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी रिसोर्स को खाली नहीं छोड़ रहे हो, वो आइडल नहीं बैठा है। फोर्थ इज़ रिस्पॉन्स टाइम इज़ शॉर्टर, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिफ्थ, शॉर्ट टाइम जॉब्स आर डन फास्टर। जो आपकी छोटी छोटी जॉब्स हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें लॉन्ग वाली जो जॉब्स हैं, जिनका सीपीयू टाइम, जिनका आईओ टाइम फॉर एग्जांपल किसी जॉब का बहुत ज़्यादा है, तो उसको उस जॉब के कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करना है। वो अब उसको शॉर्ट जॉब जो आएगी वो इजीली सीपीयू में एंटर कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो शॉर्टर टाइम जॉब्स जो है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। लास्ट है, इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द टोटल जॉब थ्रूपुट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आपकी जॉब्स जो है सीपीयू कभी खाली नहीं बैठ रहा है, तो उस केस में आपका थ्रूपुट सिस्टम का बढ़ जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस सिस्टम की। फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि आपको इस केस में शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारी बहुत सारी जॉब्स रेडी क्यू में है, तो उस टाइम पे किस जॉब को नेक्स्ट सीपीयू देना है, जैसे कि हमने डायग्राम में क्या करा कि J1 के बाद J2 को भेज दिया, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। J2 के मतलब J2, J3, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, उन सभी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो उस केस में आपको शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज, ट्रैकिंग ऑल द प्रोसेस इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट। सारे प्रोसेसेस को ट्रैक रखना, सारे प्रोसेसेस का कि किसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है, कौन आईओ के लिए गया है, कब सीपीयू खाली है, किस जॉब को नेक्स्ट लोड करना है मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, ये सभी काम जो है वो क्या है, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कभी कभी। थर्ड वन इज़, क्योंकि काफ़ी सारे टास्क का लोड है, तो जो लॉन्ग टाइम जॉब्स है उन्हें ज़्यादा वेट करना पड़ता है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब आई, ठीक है, अब उस जॉब का सीपीयू टाइम होगा, कुछ आईओ टाइम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका सीपीयू टाइम, उसका आईओ टाइम ज़्यादा है, तो अब क्या होगा, ये जॉब सीपीयू में गई, सीपीयू से वो आईओ में जाएगी, तभी दूसरी जॉब एंटर कर जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से पहली जॉब कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन दूसरी एंटर कर रही है, तो जो सिस्टम का ओवरऑल लोड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टाइम जॉब्स को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। और शेड्यूलिंग की भी ये प्रॉब्लम है, स्टारवेशन की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। उस केस में आपको जो लंबी वाली जॉब्स हैं, जिनका सीपीयू टाइम ज़्यादा है, जिनको आईओ टाइम ज़्यादा है, इस टाइप की जो जॉब्स हैं उन्हें ज़्यादा वेट करना होता है। CPU शेड्यूलिंग इज़ नीडेड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द लास्ट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको सारी जॉब्स का ट्रैक रखना है, तो आपको उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करनी है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस ऑलरेडी CPU में है, देन आपका कोई हाई प्रायोरिटी का जो भी आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करोगे, किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई इस P1 को हमें CPU से हटाना है और P2 को CPU में भेजना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो भी P1 का यहाँ तक का काम था उसको सेव करना होगा, और सेकेंडली P2 का लोड करना होगा मेमोरी में। ये इस पूरे में आपको मेमोरी को मैनेज करना होता है, वो इसकी डिसएडवांटेज है। सो आई गेस आपको तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इंटरैक्टिव एंड द मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।